पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दे दी गई है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं कि दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है जिसको मंजूरी प्रदान की गई है, इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं और कैसे ये भारत में जो व्यापार की दिशा है, विशेष तौर पर जो निर्यातक होते हैं उनको ये कैसे प्रभावित करने वाला है, इसका ढांचागत संरचना क्या होने वाला है और साथ साथ इसके अन्य महत्वपूर्ण जो परीक्षोपयोगी तथ्य हैं आपके सामने हम रखेंगे। अब देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो केंद्रीय बजट जो 2025-26 का जब प्रस्तुत किया जा रहा था तो उसी समय इस पहल की घोषणा की गई थी कि ये पहल की जाएगी। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो 25,060 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए गए हैं, जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के लिए ही पूरी तरह से डेडिकेटेड होंगे। यानी कि 25,060 करोड़ रुपए वो कब से कब खर्च होंगे, तो वो उसके लिए एक टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है कि 2025-26 से लेकर 2025-26 के पीरियड से लेकर 2030-31 के पीरियड तक जो है ये 25,060 करोड़ रुपए हैं वो इस मिशन के लिए आवंटित कर दिया गया है। यानी कि इन वर्षों में इससे संबंधित जो भी ढांचागत संरचना है उसको डेवलप करने के लिए या एक्सपोर्टर्स जो हमारे होते हैं, निर्यातक जो होते हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए इसको आवंटित किया गया। अब सवाल उठता है कि इसका उद्देश्य क्या है, विशेष तौर पर सेंटर में कौन कौन होगा, किसको लाभ पहुंचाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। तो देखिए, इसमें सबसे प्राथमिक जो फोकस होगा वो होगा MSME, यानी कि MSME, यानी इसमें सबसे पहले जो ध्यान दिया जाएगा वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित जो लोग हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित होगा। यानी कि मैक्रो, स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेस है उससे संबंधित लोगों पर फोकस होगा। दूसरा फोकस होगा कि जो पहली बार निर्यातक बन रहे हैं, यानी पहली बार जो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो नया नया निर्यातक बन रहा है उसको भी प्रोत्साहन देना है। यानी पहली बार जो निर्यातक होगा उसको भी इसमें, उस पर भी मुख्य फोकस होगा ताकि आगे के लिए उसको प्रोत्साहन मिल सके, आगे और बेहतर तरीके से वो एक्सपोर्टर की भूमिका को निभा सके। इसके अलावा तीसरा जो मुख्य फोकस है वो है श्रम प्रधान क्षेत्र, यानी जहां पर लेबर ज्यादा लगता है, ऐसे जो उद्योग हैं, चाहे वो आपका कपड़ा उद्योग हो गया, चाहे वो आपका चमड़ा उद्योग हो गया, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी का सेक्टर हो गया, यहां पर यानी कि श्रम प्रधानता, जहां लेबर ज्यादा लगता है तो श्रम प्रधान जो क्षेत्र है वहां पर भी फोकस रहेगा। तो ये तीन मुख्य फोकस के क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके मुख्य बिंदुओं पर चलते हैं। तो मुख्य फोकस क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ा और विस्तार देते हैं, क्या क्या होगा। देखिए, MSME के लिए जो सस्ता कर्ज है, अफोर्डेबल क्रेडिट है, वो उपलब्ध कराया जाएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो निर्यात करना चाहता है, उसको बाहर से ऑर्डर मिल गया है, किसी विदेश में कोई कपड़ा व्यवसायी ही है, नया नया अपना स्टार्टअप उसने शुरू किया, बाहर से 1,000 शर्ट्स भेजने के लिए उसको ऑर्डर तो मिल गया, लेकिन अब उसको भेजने के लिए पैसे की जरूरत है। उस पैसे की जरूरत कैसे पूरी होगी, उतना पैसा ही उसके पास नहीं है कि पहले वो अपने ऑर्डर को डिलीवरी करवा सके ठीक तरीके से। अब उसके लिए मान लीजिए उसको 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। अब ये 10 लाख रुपए वो क्या करेगा, अगर बैंक से लेगा तो बैंक का मुफ्त में तो देगा नहीं, बैंक कहेगा भाई हमें 9% का तुम ब्याज दे दो। अब ये इंटरेस्ट ये देने में इसको तो जितना ऑर्डर है उसमें लाभ जो है वो उतना ज्यादा होगा नहीं। अब इसके लिए यहां पर क्या होगा कि इस क्षेत्र में, इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा कि 3% की मान लीजिए इसमें सब्सिडी दे दी जाए। यानी कि बैंक जो 9% पर इसको 10 लाख रुपए मुहैया करा रहा था, अब 3% कम लगेंगे, यानी कि 6% ही उसको देने पड़ेंगे। तो यानी सस्ता कर्ज उसको मिल गया, अफोर्डेबल क्रेडिट उसको प्राप्त हो गई। अब वो छोटा जो निर्यातक है, जो पहली बार अपना काम शुरू कर रहा है, श्रम प्रधान क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, MSME सेक्टर से जुड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, वो सस्ता कर्ज मिलेगा और अपनी डिलीवरी को आसानी से वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करा लेगा। दूसरा है निर्यात मानकों का पालन करने की लागत में कमी, यानी कि जो हम कह सकते हैं कॉम्प्लायंस कॉस्ट रिडक्शन है, उसको करना इसका लक्ष्य है, इसका जो मुख्य फोकस क्षेत्र है। इसका मतलब यह है कि जब विश्व के हम उत्पादों से अपनी प्रतिस्पर्धा को तभी बनाए रख पाएंगे, मान लीजिए विश्व में कोई दूसरा उत्पाद है, भारत से मान लीजिए झींगा उत्पादन है केरल से, और झींगा को भेजना है हमको विश्व के जो वैश्विक ग्लोबल मार्केट है उसमें भेजना है, किसी अन्य देश में मान लीजिए जापान में भेजना है। अब वहां पर क्या है, उसके लिए एक प्रमाणन सर्टिफिकेट चाहिए जापान के स्टैंडर्ड के हिसाब से। जब तक वो प्रमाणन सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक किसी भी उत्पाद को मानक उत्पाद नहीं माना जाएगा। जैसे भारत में भी तमाम सेक्टर्स में जो मानक होते हैं ना, डिसाइड होते हैं, जैसे ISI मार्क लगा दिया गया, या तमाम सेक्टर्स के अलग अलग जो मार्क होते हैं, तो वो क्या होते हैं, मानक होते हैं। ये उसकी गुणवत्ता, उसके स्टैंडर्ड को तय करते हैं कि हाँ फला फला मानदंडों पर ये खरा उतरता है। अब इसके लिए निर्यात मानकों का पालन करने के लिए
जो सर्टिफिकेशन प्राप्त करना है उसमें भी खर्च होता है। उसमें मान लीजिए 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए का खर्च है। अब इसको खर्च करने की वजह से क्या होता था कि जो निर्यातक है वो हतोत्साहित होता था, उसकी लागत जो है बढ़ जाती थी। अब इसमें भी क्या करेगी ये मिशन, क्या होगा, सहायक होगा। यानी निर्यात मानकों का पालन करने में जो लागत आ रही थी, अब उसमें भी इस मिशन के तहत सहायता दी जाएगी, यानी कि वो लागत भी अब कम होगी। तीसरी बात है भारतीय उत्पादों की पहचान यानी विजिबिलिटी को बढ़ाना। अब यानी कि जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट है वो भी इस मिशन के माध्यम से किया जाएगा। क्योंकि आप ब्रांड की अगर बात करेंगे तो किसी भी चीज की ब्रांडिंग बिल्डअप की जाती है। उस ब्रांडिंग को बिल्डअप करने के लिए उसका एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, अंतरराष्ट्रीय जैसे जो ट्रेड फेयर्स होते हैं उसमें उसकी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है, ताकि वो जितना विजिबल रहेगा, लोगों के सामने जितनी ज्यादा चीजें वो रहेंगी, तो उसकी ब्रांडिंग को बिल्डअप किया जाता है। क्योंकि एक ही समान गुणवत्ता की चीजें मार्केट में होती हैं, लेकिन जिसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा होती है उसकी डिमांड ज्यादा होने लगती है, उसका मूल्य भी ज्यादा होने लगता है। इसीलिए जो भारतीय उत्पाद है सबसे ज्यादा जरूरी है उनकी विजिबिलिटी को बढ़ाना। जितना ज्यादा विजिबल होंगे, क्योंकि गुणवत्ता बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे कपड़े उद्योग में ही देख लें, भारत के जो ब्रांड है एक से एक उनकी गुणवत्ता है, लेकिन इसकी विजिबिलिटी ना होने की वजह से उनको नुकसान होता है। जो स्टार्टअप शुरुआत करते हैं लोग, ऐसे निर्यातकों को अगर उनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में उनकी उपस्थिति दिखाई देगी, तो हम कह सकते हैं कि उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, और ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर निर्यात के लिए, भारतीय निर्यात के लिए बहुत अच्छा यह सकारात्मक कदम होगा। अगला है अंदरूनी इलाकों के निर्यातकों के लिए परिवहन सुविधा देना। यानी कि जो हम कह सकते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसको देना। क्योंकि भारत के अंदर ही मान लीजिए कि कोई दूर दराज का क्षेत्र है, झारखंड का कोई एरिया हो गया, उत्तराखंड का कोई एरिया होगा, वहां का कोई प्रोडक्ट है, उसको निर्यातक चाहता है कि हम ग्लोबल मार्केट तक उसको पहुंचाएं, लेकिन उसकी लागत, उसकी परिवहन की लागत ही बहुत ज्यादा हो जा रही है। 1 लाख 1.5 लाख रुपए उसके परिवहन लागत आ रही है। अब इस लागत के ज्यादा होने की वजह से प्रतिस्पर्धा अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उसकी कम होगी, कमजोर होगी। इस लागत को अगर घटा दिया जाए, यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर उसको मिले, तो वो निर्यातक अपने प्रोडक्शन को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए और ज्यादा सक्षम होगा, उसका प्रोडक्ट और ज्यादा प्रतिस्पर्धी होगा। तो अंदरूनी इलाकों के निर्यातकों के लिए जो लॉजिस्टिक्स की सुविधा है उसको जो है और बढ़ाने पर यहां पर फोकस किया जाएगा इस मिशन के अंतर्गत। अब इसके लिए जो संस्थागत ढांचा बनाया गया वो क्या है? तो संस्थागत ढांचा की अगर बात करें तो सबसे पहले एक नोडल एजेंसी बनाई जाती है। नोडल एजेंसी क्या करती है? उस पूरे मिशन का, जो भी मिशन चलता है उस मिशन का संचालन करेगी, उसकी डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखरेख करेगी, उसका प्रबंधन करेगी। और इसके लिए जो नोडल एजेंसी बनाई गई है वो है कौन सी? DGFT। तो याद रखिएगा, सबसे पहले इसमें DGFT का नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि अगर नोडल एजेंसी की बात की जाएगी तो नोडल एजेंसी कौन है? DGFT है, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये इसकी नोडल एजेंसी है, यानी कि ये क्या करेगी? इस मिशन का संचालन करेगी। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसको, उसके प्रबंधन का काम भी इसी के पास होगा। इसके अलावा कुछ सहायक संस्थाएं भी इसमें होंगी, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दूसरा सहायक संस्था के तौर पर आप किसको देख सकते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को देख सकते हैं। तो दूसरा इसमें सहायक संस्था के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो MSME मंत्रालय भी इसमें होगा। इसमें सहायक संस्था के तौर पर आप देखें MSME जो मंत्रालय है ये भी होगा, यानी कि जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित जो हमारी मिनिस्ट्री है वो भी इसमें सहायक के तौर पर काम करेगी। यानी छोटे उद्योगों के लिए जो पॉलिसी लेवल पर जो सहायता होगी उसको देने का काम ये करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स क्या करेगा? तो वो भी नीतिगत दिशा निर्देश देने का काम करेगा। वित्त मंत्रालय होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी यहां पर होगी। और वित्त मंत्रालय का काम आप समझ ही सकते हैं कि वित्त से संबंधित होगा। तो वित्त मंत्रालय क्या करेगा? बैंकिंग सेक्टर से संबंधित जो मामले होंगे, वित्त से संबंधित जो सहायता होगी उसको देने का काम कौन करेगा? वित्तीय संसाधन या बैंकिंग सहयोग, ये दोनों वित्त मंत्रालय देने का काम करेगा। इसके अलावा भी कुछ वित्तीय संस्थान होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड कमोडिटी बोर्ड भी इसमें है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ वित्तीय संस्थान है, जैसे कि उद्योग विशिष्ट मार्गदर्शन देना हो, निर्यात प्रोत्साहन देना हो, तो इसके लिए अन्य वित्तीय संस्थान भी इसमें शामिल होंगे। तो इसमें यहां पर आप देख सकते हैं अगले कॉलम में कि अन्य वित्तीय संस्थान भी इसमें होंगे। साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें रोल होगा, क्योंकि स्थानीय स्तर पर निर्यात का जो बुनियादी ढांचा खड़ा होगा उसमें सहयोग करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें रोल होगा। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा इसमें सहायक संस्था के तौर पर काम करेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होगा, जिसमें DGFT क्या होगा? नोडल एजेंसी होगा, और
बाकी इसमें डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो गया, एमएसएमई मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, अन्य वित्तीय संस्थान होंगे और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें सहायक होगा। ये सभी मिलकर क्या करेंगे, इसकी एक ढांचागत संरचना को खड़ा करने का काम करेंगे। इसके अलावा जो दो खास बात इसमें है वो ये है कि इसमें उप योजनाएं भी हैं। उप योजनाओं में जो पहली योजना है वो है निर्यात प्रोत्साहन योजना और दूसरी है निर्यात दिशा योजना। ये दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी न किसी रूप में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव मोड में भी पूछा जा सकता है और मेंस परीक्षा में भी आ सकता है। अब देखिए, निर्यात प्रोत्साहन योजना ये उप योजना इसी के अंतर्गत शामिल है। इसमें यह है कि क्या किया जाएगा इसमें। अब देखिए, पहले क्या था कि पहले इसमें ढेर सारी चीजें जगह जगह बिखरी हुई थी, उन चीजों को एक जगह इंटीग्रेट कर दिया गया। जैसे इसमें अलग अलग योजनाएं अलग अलग जगहों पर थी पहले, जैसे आईईएस जो योजना थी वो अलग थी, इसी तरह से मार्केट एक एमएआई योजना थी वो अलग थी। अब इन सारी योजनाओं को एक जगह ले दिया गया है, यानी कि निर्यातकों को एमपीआई के अंतर्गत एक जगह अब एक ही प्लेटफॉर्म पर जाना होगा, वहीं से उनको आवेदन भी करना होगा, वहीं से उनको बाकी सारी जानकारी भी मिल जाएगी। तो जो चीजें बिखरी हुई थी उसको इस मिशन के तहत क्या किया गया है, एक जगह लाया गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। अब उसी के तहत आप देखें ये जो दो योजनाएं हैं ये महत्वपूर्ण है। इस पे पहली योजना की अगर बात करें, पहली है निर्यात प्रोत्साहन योजना। निर्यात प्रोत्साहन का मतलब है कि सुलभ किफायती व्यापार कैसे हो सके, इसके लिए वित्त प्रदान करने पर केंद्रित इसका मुख्य रूप से काम है। यानी कि ये क्या करेगा, फाइनेंस का काम करेगा। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर बीच में एक्सप्लेन करते वक्त बताया गया, जैसे किसी निर्यातक को शुरू में ही वित्त चाहिए तो उसके लिए कहां से आपको, तो निर्यात प्रोत्साहन योजना से आपको वित्तीय सहायता मिल जाएगी। चाहे वो ब्याज सब्सिडी हो गई, चाहे एक्सपोर्ट फैक्टरिंग हो गई, चाहे आपको जमानत क्रेडिट गारंटी हो गई, या आपको निर्यात के लिए क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई चीज चाहिए। इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो किसके तहत मिलेंगी, तो निर्यात प्रोत्साहन जो उप योजना है इसी मिशन के अंतर्गत उसके तहत मिलेगी। दूसरी आपकी है निर्यात दिशा। एक आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है उप योजना और दूसरी आपको कैसे सपोर्ट कर रही है, वो गैर वित्तीय सहायता दे रही है। यानी कि इसके तहत आपको क्या मिल रही है, इसके तहत आपको मिल रही है वित्तीय सहायता और साथ साथ अगर इसमें डिफरेंशिएट करना हो, अंतर करना हो, तो निर्यात दिशा से आपको मिल रही है गैर वित्तीय सहायता। सबसे बड़ा अंतर तो यही है, एक आपको वित्तीय सहायता दे रहा है, गैर वित्तीय सहायता दे रहा है। गैर वित्तीय सहायता में क्या 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 हो सकता है, निर्यात गुणवत्ता कैसे आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि उसमें आपको निर्यात गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किन किन चीजों का अनुपालन करना होगा, उसमें सहायक होगी कौन सी योजना, तो निर्यात दिशा योजना, यानी कि आपको दिशा देने का काम करेगी। अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग कैसे करना है आपको, पैकेजिंग कैसे बेहतर हो सकता है, उसमें सहयोग कौन सी योजना करेगी, निर्यात दिशा योजना करेगी। इसके अलावा ट्रेड फेयर में भागीदारी आपकी कैसे सुनिश्चित हो सके ताकि आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ सके। निर्यात वेयर हाउसिंग के लिए आप कह सकते हैं, चाहे आप लॉजिस्टिक्स की लागत को घटाने के लिए क्या क्या आपको करना होगा, ट्रेड इंटेलिजेंस क्षमता कैसे बिल्डअप करना होगा, ये सारी चीजें निर्यात दिशा उप योजना के तहत इसमें प्रदान की जाएगी। तो ये दोनों योजनाओं में मुख्य अंतर याद रखिएगा, निर्यात प्रोत्साहन वित्तीय सहायता और निर्यात दिशा गैर वित्तीय सहायता से संबंधित है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है जो कि वैश्विक टैरिफ जो वृद्धि का प्रभाव जिन क्षेत्रों पर ज्यादा पड़ा है। विशेष तौर पर इसमें वही क्षेत्र हैं जहां पर जो मुख्य तौर पर ज्यादा श्रम की डिमांड करते हैं, जो आपको बताया गया था, चमड़ा हो गया, कपड़ा हो गया, जेम्स ज्वेलरी इत्यादि हो गया। अब इसके क्या परिणाम होंगे, तो परिणाम जाहिर सी बात है कि वही परिणाम होंगे जो जिस क्षेत्र को ये सपोर्ट कर रहा है। एमएसएमई के लिए सुलभ ट्रेड फाइनेंस हो सकेगा, इसके अलावा निर्यात तत्परता में वृद्धि हो सकेगी, भारतीय उत्पाद जितने भी हैं प्रोडक्ट हैं वैश्विक दृश्यता में सुधार का मतलब वैश्विक रूप से वो ज्यादा विजिबल होंगे तो उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और इनका निर्यात पर सीधा तौर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गैर पारंपरिक जिलों और क्षेत्रों से निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि जहां से निर्यात इस वजह से नहीं हो पा रहा है कि वहां की लॉजिस्टिक्स पर व्यय ज्यादा हो रहा है, परिवहन लागत ज्यादा हो रही है, अब ऐसी जगहों के जो प्रोडक्ट हैं वो भी निर्यात में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर पाएंगे। इसके अलावा रोजगार सृजन होगा, निर्माण, लॉजिस्टिक्स और संबद्ध सेवाओं से जुड़े हुए लोगों की वृद्धि होगी, उनके रोजगार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो विकसित भारत का एक लक्ष्य है कि विकसित भारत जो @ 2047 तक की बात की जा रही है, उसके तहत हम अगर कहें तो हमारा निर्यात ढांचा समावेशी हो सकेगा, तकनीकी आधार पर हम मजबूत हो सकेंगे और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हम अपनी हिस्सेदारी को मजबूत कर सकेंगे। ये सभी लक्ष्य इसके माध्यम से प्राप्त होंगे। तो ये अन्य महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, क्योंकि अभ्यास ही आपको पारंगत बनाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से दृष्टि आईएएस आपको लगातार अभ्यास कराती है, आज के सेशन में भी
हम इसी अभ्यास पर जोर देंगे, क्योंकि अभ्यास से ही आप किसी भी चीज में अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, अभ्यास प्रश्न के तहत ही इसी श्रृंखला में हम आपको एक प्रश्न देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न से कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए आप चाहें तो कई प्रश्नों की श्रृंखला लगाएं, जिससे कि आप आगामी परीक्षा के लिए अपने आप को मजबूत कर लें। इसके लिए आप दृष्टि आईएएस से जुड़ सकते हैं और यहाँ की टेस्ट सीरीज होती है उससे आप जुड़ सकते हैं, और अपने प्रश्नों को लगाने के माध्यम से आप चाहें तो अपनी गुणवत्ता को लगातार परखते हुए अपने आप को लगातार निखार सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यानी ईपीएम के लिए कुल वित्तीय आवंटन कितना रखा गया है। विकल्प आपके सामने है, 10,500 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए, 25,060 करोड़ रुपए या 30,000 करोड़ रुपए। तो चलिए, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।